Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और स्वागत है एक नई चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी सेहत और भविष्य दोनों से जुड़ा है। स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल और उससे उठने वाले अहम कुछ पेचीदा नैतिक सवाल। हमारे पास इस पर केंद्रित कुछ रिसर्च पेपर्स और लेख हैं और आज कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि एआई हेल्थ केयर को कैसे बदल रहा है, कौन सी नैतिक गुत्थियां हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है और हाँ, दुनिया भर में इसे लेकर क्या चल रहा है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि एआई हेल्थ केयर में एक क्रांति की तरह है। बीमारियों का पहले से बेहतर पता लगाना, नई दवाएं बनाने में तेजी लाना, क्लिनिकल ट्रायल को ज्यादा सटीक बनाना, मरीजों पर लगातार नजर रखना, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लगता है ना? जैसे भविष्य आज ही आ गया हो। हाँ बिल्कुल, क्षमता तो वाकई बहुत जबरदस्त है। लेकिन देखिए, हर चमकदार चीज की तरह इसके पीछे कुछ गहरे सवाल भी छिपे हैं। जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो उनमें अनजाने में ही सही पूर्वाग्रह आ सकता है, मतलब बायस। फिर सवाल उठता है कि अगर एआई से कोई गलती हो जाए तो भाई जिम्मेदार कौन होगा, जवाबदेही किसकी, और ये काम कैसे करता है, इसमें कितनी पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, और शायद सबसे जरूरी, हमारे इतने सेंसिटिव हेल्थ डेटा की प्राइवेसी, उसका क्या। ये ऐसी चिंताएं हैं जो आप देखें तो मरीजों की सुरक्षा, इलाज तक सबकी बराबर पहुंच और पूरे सिस्टम पर भरोसे को कमजोर कर सकती हैं। तो यही जो संतुलन है ना, इसी को साधना आज हमारी जब बातचीत का एक तरह से मकसद है। मुख्य तरीकों से जहां एआई आज हेल्थ केयर में इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही उनसे जुड़ी चिंताओं को भी देखते चलते हैं। सबसे पहले निदान, डायग्नोस्टिक्स। सुनने में आता है कि एआई, खासकर वो जो डीप लर्निंग वाले मॉडल हैं, वो रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में, जैसे कैंसर या दिल की बीमारियों का पता लगाने में इंसानी विशेषज्ञों के बराबर या कभी-कभी उनसे बेहतर भी काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात काफी हद तक सही है। एआई की जो पैटर्न पहचानने की क्षमता है, खासकर मेडिकल इमेजेस में, वो कमाल की है। लेकिन यहीं पर एक बड़ी चुनौती सामने आती है, वो है ट्रेनिंग डेटा में असमानता। आप सोचिए, अगर एआई को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल हुआ है वो किसी खास आबादी, मान लीजिए किसी खास नस्ल, जेंडर या इलाके का सही प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, तो क्या होगा? नतीजा ये हो सकता है कि एआई उस समूह के लोगों में बीमारियों का सही निदान ना कर पाए या गलत कर दे। ये सीधे तौर पर एल्गोरिदम बायस का मामला है और ये स्वास्थ्य सेवाओं में जो पहले से मौजूद असमानताएं हैं उनको और गहरा कर सकता है। ओहो, तो मतलब अगर डेटा ही पक्षपाती है तो एआई का स्मार्ट होना भी खतरनाक हो सकता है। अच्छा, अब क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें, वहाँ एआई कैसे मदद कर रहा है? मैंने सुना है कि सही मरीजों को ट्रायल के लिए चुनने में, नतीजों का अंदाजा लगाने में और कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर नजर रखने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, एआई बहुत बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज करके पैटर्न ढूंढ सकता है। इससे सही प्रोफाइल वाले मरीजों को खोजना आसान हो जाता है, ट्रायल्स ज्यादा असरदार बन सकते हैं। लेकिन यहां भी वो नैतिक पहलू हैं। जैसे एक उदाहरण है डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंखों की एक बीमारी है। उसकी स्क्रीनिंग के लिए जब ऑटोमेटिक एआई डिवाइसेस पर रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल हुए, खासकर कम संसाधनों वाली जगहों पर, तो कुछ अलग ही तरह की नैतिक उलझनें सामने आईं। जैसे समाज के लिए इसकी वैल्यू क्या है, क्या सभी पार्टिसिपेंट्स का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, और क्या मरीज पूरी जानकारी मिलने के बाद ही, मतलब इन्फॉर्म तरीके से, अपनी सहमति दे रहे हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बना लेना काफी नहीं है, उसे जमीनी हकीकत और लोकल जरूरतों के हिसाब से ढालना भी उतना ही जरूरी है। ये बात तो है। और वो जो मरीजों की निगरानी वाली बात थी कि कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म्स लगातार मरीजों पर नजर रख सकते हैं, जैसे उनके गिरने का खतरा या कंफ्यूजन की स्थिति, ये सब सुरक्षा के लिहाज से तो ये अच्छा लगता है, खासकर जैसे अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए। हाँ, सुरक्षा का पहलू तो है, बिल्कुल है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है प्राइवेसी, गोपनीयता।
लगातार वीडियो से निगरानी, इसके लिए मरीज की सहमति कैसे ली जाए? क्या उन्हें पता भी है कि उन पर हर पल नजर रखी जा रही है? और उस सारे वीडियो डेटा को सिक्योर कैसे रखा जाएगा? उसे कौन एक्सेस कर सकता है? ये सवाल उठते हैं। सच कहूं तो कई लोगों को यह आइडिया ही कि उनकी पर्सनल लाइफ में इस तरह की दखलंदाजी हो शायद बहुत असहज लगे। तो यहाँ सुरक्षा और निजता के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। समझ गए। अब आते हैं दवा विकास पर, ड्रग डेवलपमेंट। कहा जा रहा है कि मशीन लर्निंग नई दवाएं खोजने की प्रक्रिया को जो सालों लेती थी उसे घटाकर महीनों में ला सकता है। ये तो बहुत ही बड़ी बात लगती है। हाँ, ये फील्ड वाकई बहुत प्रॉमिसिंग है। एआई लाखों करोड़ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स को एनालाइज कर सकता है, जो शायद किसी नई दवा का आधार बन सके, और उनकी सेफ्टी का अनुमान भी लगा सकता है। ये सब बहुत तेजी से हो सकता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चुनौती है, जिसे ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। कुछ एआई मॉडल्स, खासकर वो जो जेनरेटिव मॉडल होते हैं, जो खुद नए केमिकल स्ट्रक्चर सजेस्ट करते हैं, वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, वो किसी नतीजे पर कैसे पहुंचे, ये समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप सोचिए, अगर हमें यही नहीं पता कि एआई ने कोई दवा क्यों और कैसे सुझाई, तो जो रेगुलेटरी एजेंसियां हैं जैसे एफडीए वगैरह, वो उसे मंजूरी कैसे देंगी? ये पारदर्शिता का, ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत अहम सवाल है। ये ब्लैक बॉक्स वाली बात वाकई चिंताजनक है, खासकर जब हम सोचते हैं कि अगर कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। चलिए इन नैतिक चुनौतियों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आपने पूर्वाग्रह और निष्पक्षता का जिक्र पहले किया था। ये समस्या कितनी व्यापक है, कितनी फैली हुई है? देखिए, ये बहुत गंभीर और व्यापक समस्या है। जैसा हमने डायग्नोस्टिक्स के उदाहरण में देखा, अगर एल्गोरिदम को ऐसे डेटा पर ट्रेन किया जाए जिसमें समाज में पहले से मौजूद बायस शामिल हैं, चाहे वो नस्ल पर आधारित हों, लिंग पर या सामाजिक आर्थिक स्थिति पर, तो एआई उन पूर्वाग्रहों को न सिर्फ दोहराएगा बल्कि उन्हें और बढ़ा भी सकता है, एम्प्लीफाई कर सकता है। अमेरिका में काफ़ी चर्चित मामला है। वहाँ एक वाइडली यूज्ड रिस्क असेसमेंट एल्गोरिदम था। उसने अश्वेत मरीजों की स्वास्थ्य ज़रूरतों को कम आंका, अंडर एस्टिमेट किया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एल्गोरिदम हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च को स्वास्थ्य ज़रूरत का पैमाना, प्रॉक्सी मान रहा था। और ऐतिहासिक रूप से अमेरिका में अश्वेत मरीजों पर कम खर्च होता आया है। तो अनजाने में ही सही, इस एल्गोरिदम ने संसाधनों के बंटवारे में नस्लीय भेदभाव को और पक्का कर दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। और पारदर्शिता की बात करें तो ये ब्लैक बॉक्स मॉडल, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर और मरीज बस एआई के फैसले को मान ले, बिना ये जाने कि वो फैसला आया कैसे। बिल्कुल। और ये जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग का सिद्धांत है, उसके खिलाफ जाता है। अगर एक डॉक्टर को यह समझ ही नहीं आ रहा कि एआई किसी खास इलाज की सिफारिश क्यों कर रहा है, तो वो सलाह पर कितना भरोसा कर सकता है? अपने मरीज को कैसे समझाएगा? इसीलिए अब एक्सप्लेनेबल एआई यानी एक्सएआई पर बहुत जोर दिया जा रहा है। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो एआई के फैसलों के पीछे का लॉजिक समझाने में मदद करती हैं। साथ ही ये भी जरूरी है कि एआई मॉडल कैसे बने, किस डेटा पर ट्रेन हुए, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि जरूरत पड़ने पर उसे देखा जा सके, समझा जा सके, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। लेकिन मान लीजिए पूरी पारदर्शिता के बावजूद एआई से कोई गलती हो जाती है जिससे मरीज को नुकसान पहुंचता है, तब जवाबदेही किसकी होगी? अकाउंटेबिलिटी एआई बनाने वाली कंपनी की, उसे इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर की, या फिर हॉस्पिटल की? ये तो एक कानूनी और नैतिक पहेली जैसी लगती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स शामिल होते हैं। और एक और खतरा है जिसे ऑटोमेशन बायस कहते हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल एआई के सुझावों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, ओवर रिलायंस हो जाता है, और अपनी खुद की जो एक्सपर्टीज है, जो जजमेंट है, उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। तो अगर एआई गलत हुआ तो वो भी गलती कर बैठते हैं। इसलिए जब तक हमारे पास एक साफ कानूनी और नैतिक ढांचा, एक फ्रेमवर्क नहीं होगा जो ये बताए कि किसकी क्या भूमिका है और गलती होने पर कौन जिम्मेदार होगा, तब तक ये रिस्क बना रहेगा। और ये डेटा गोपनीयता का मुद्दा, प्राइवेसी, एआई को सीखने और काम करने के लिए तो बहुत सारे मरीजों के सेंसिटिव डेटा की जरूरत होती होगी। इसे सुरक्षित रखना कितना बड़ा चैलेंज है? ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। मरीजों का हेल्थ डेटा शायद सबसे ज्यादा निजी डेटा होता है। सबसे पहले तो सवाल उठता है सहमति का, कंसेंट। क्या मरीजों से साफ तौर पर सहमति ली गई है कि उनके डेटा का इस्तेमाल एआई के लिए होगा? फिर डेटा को एनोनिमाइज करना, यानी उससे पहचान जाहिर करने वाली सारी जानकारी हटा देना। लेकिन क्या डेटा वाकई पूरी तरह एनोनिमस हो सकता है?
क्या उसे दोबारा किसी व्यक्ति से जोड़ना एकदम असंभव है? टेक्नोलॉजी के साथ ये चिंताएं बनी रहती हैं। इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट DPI करना, डेटा तक किसकी पहुंच हो इस पर कड़े नियंत्रण रखना यानी एक्सेस कंट्रोल, और मरीजों को ये विकल्प देना कि वे चाहें तो अपने डेटा का इस्तेमाल ना होने दें, मतलब ऑप्ट आउट का ऑप्शन। ये सब बहुत जरूरी कदम है। क्या मरीजों को आमतौर पर पता होता है कि उनके इलाज में AI का इस्तेमाल हो रहा है? ये जो सूचित सहमति है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, उसका यहाँ क्या रोल है? अक्सर नहीं पता होता। कई बार AI बिल्कुल बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, जैसे लैब रिपोर्ट्स को एनालाइज करना या स्कैन को देखना, डॉक्टर के सहायक के तौर पर। इसलिए एक ज्यादा व्यापक और पारदर्शी सहमति प्रक्रिया की जरूरत है। कंसेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मरीजों को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिए कि AI कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसके क्या फायदे हो सकते हैं और क्या सीमाएं या रिस्क हैं। तभी वो वाकई में एक इन्फॉर्म्ड फैसला ले पाएंगे कि वे AI आधारित देखभाल चाहते हैं या पारंपरिक तरीके से ही इलाज करवाना पसंद करेंगे। उन्हें चुनने का अधिकार, वो चॉइस मिलनी चाहिए। आपने बीच में एक नया सा शब्द इस्तेमाल किया था, एल्गोरिथम विजिलेंस। ये सुनने में फार्माकोविजिलेंस जैसा लगता है, जो दवाओं की सेफ्टी पर नजर रखता है। हाँ, बिल्कुल। आइडिया वही है। जैसे हम दवाओं के बाजार में आने के बाद भी उनकी सेफ्टी और असर पर लगातार नजर रखते हैं, जिसे फार्माकोविजिलेंस कहते हैं, वैसे ही हमें AI एल्गोरिदम पर भी नजर रखनी होगी जब वो रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल हो रहे हों। एल्गोरिदम विजिलेंस का मतलब है AI सिस्टम्स के परफॉर्मेंस की लगातार मॉनिटरिंग करना, क्योंकि समय के साथ डेटा बदल सकता है, जिससे एल्गोरिदम का प्रदर्शन भी बदल सकता है, नए बायस सामने आ सकते हैं या कोई अप्रत्याशित सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। एल्गोरिदम विजिलेंस हमें इन बदलावों का पता लगाने और वक्त रहते जरूरी सुधार करने में मदद करता है। ये सिर्फ AI बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके पूरे लाइफ साइकिल के दौरान जारी रहना चाहिए, डिप्लॉयमेंट के बाद भी। ये सारी चुनौतियां सुनने के बाद तो लगता है कि नियम कानून बनाना, रेगुलेशन कितना ज्यादा जरूरी है। तो दुनिया भर में इस दिशा में क्या हो रहा है? क्या कोई आम सहमति बन रही है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर काफी हलचल है इस मुद्दे पर। यूरोपियन यूनियन EU इस मामले में कह सकते हैं काफी आगे है। उनका जो AI एक्ट है, जो अगस्त 2024 से लागू होने वाला है, वो मेडिकल AI को हाई रिस्क वाली कैटेगरी में रखता है। इसका मतलब है कि ऐसे AI सिस्टम्स के लिए बहुत कड़े नियम लागू होंगे, जैसे रिस्क मैनेजमेंट की प्रक्रिया कैसी हो, इस्तेमाल होने वाली डेटा की क्वालिटी कैसी हो, इंसानी निगरानी का प्रोविजन हो, ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, और ये साबित करना होगा कि सिस्टम मानकों के अनुरूप है, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट। इसकी देखरेख के लिए एक यूरोपियन AI ऑफिस भी बनाया गया है। तो ये एक तरह से एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश है। बाप रे, यूरोप तो काफी सख्त लग रहा है। क्या अमेरिका या बाकी दुनिया भी इसी रास्ते पर है, या उनका नजरिया कुछ अलग है? अमेरिका का अप्रोच थोड़ा अलग है। वहां सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन पर ज्यादा जोर रहता है। जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA, जो मेडिकल डिवाइसेस को अप्रूव करता है, उसने एक ड्राफ्ट गाइडेंस जारी किया। ये टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल अप्रोच पर जोर देता है, मतलब प्रोडक्ट के पूरे जीवन चक्र पर ध्यान, मार्केट में आने से पहले उसका मूल्यांकन, फिर रियल वर्ल्ड में उसके परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग, और अगर एल्गोरिदम में कोई बदलाव होता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने AI बिल ऑफ राइट्स का एक ब्लूप्रिंट भी जारी किया। ये सेफ सिस्टम डिजाइन, डेटा प्राइवेसी, एल्गोरिदम में फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी जैसे बुनियादी उसूलों पर जोर देता है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी एक अहम भूमिका निभा रहा है। WHO दुनिया भर के देशों के नियमों में तालमेल बिठाने, मतलब हार्मोनाइजेशन पर जोर दे रहा है। वे लगातार रिस्क का मूल्यांकन करने और एल्गोरिदम की ऑडिट रिपोर्ट्स को पब्लिक करने की वकालत करते हैं, ताकि बायस को कम किया जा सके और इलाज तक सबकी बराबर पहुंच हो, खासकर जब AI का इस्तेमाल नई दवाओं को डेवलप करने में हो रहा हो। इनके अलावा भी कई अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, जैसे यूनेस्को, OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, और हेल्थ AI ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क जैसे कई संगठन। ये सभी संगठन ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन, इक्विटी यानी समानता, ट्रांसपेरेंसी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे सिद्धांतों को बढ़ावा दे रहे हैं। कोशिश यही है कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखा जाए, एक बैलेंस बना रहे। ये रेगुलेटरी कोशिशें तो बहुत जरूरी लगती हैं, लेकिन क्या असली दुनिया में इनके उदाहरण देखने को मिलते हैं? क्या हम कुछ वास्तविक मामलों से, केस स्टडी से सीख सकते हैं कि चुनौतियां असल में कैसे सामने आती हैं और उन्हें कैसे संभाला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। कुछ केस स्टडीज इन मुद्दों को और साफ कर देती हैं। एक मामला है हार्ट डिजीज के इलाज से जुड़ा।
एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का एआई टूल था। उसने अश्वेत मरीजों के लिए अनजाने में सस्ती और शायद कम असरदार दवाओं की सिफारिश कर दी। जब जांच हुई तो पता चला कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में मरीजों की इनकम यानी आय का डेटा शामिल नहीं था, और सिस्टम ने रेस यानी नस्ल को इकोनॉमिक स्टेटस का प्रॉक्सी मान लिया था। जब बाद में डेटा में एनुअल इनकम की जानकारी जोड़ी गई तो ये नस्ल आधारित पूर्वाग्रह ठीक हो गया। ये दिखाता है कि डेटा कितना महत्वपूर्ण है और लगातार ऑडिटिंग और सुधार क्यों जरूरी है। फेयरनेस ऑडिट्स। ये तो सीधे सीधे डेटा बायस का नतीजा था जिसे ठीक किया गया। कोई और उदाहरण है? एक और मामला है। एक एआई पावर्ड ऐप था जो सीओपीडी यानी फेफड़ों की एक बीमारी के मरीजों के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था। ऐप ने एक मरीज को गलती से लंग कैंसर के हाई रिस्क की वार्निंग भेज दी, चेतावनी। जाहिर है इससे मरीज को बेवजह बहुत चिंता और तनाव हुआ। यहां अच्छी बात यह हुई कि ऐप बनाने वाली कंपनी ने जिम्मेदारी ली, अकाउंटेबिलिटी दिखाई। उन्होंने न सिर्फ एल्गोरिथम को सुधारा बल्कि ये भी पक्का किया कि भविष्य में रिस्क की जानकारी ज्यादा स्पष्ट तरीके से दी जाए और मरीज और डॉक्टर के बीच कम्युनिकेशन बेहतर हो। ये जवाबदेही और सुधार प्रक्रिया मतलब रेमेडिएशन का एक अच्छा उदाहरण है। और वो डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग वाला मामला, उसमें क्या खास था? वो भी काफी दिलचस्प है। अमेरिका में एफडीए से अप्रूवल पाने वाला पहला ऑटोमेटिक एआई डिवाइस था जो बिना डॉक्टर की मदद के डायबिटिक रेटिनोपैथी का पता लगा सकता था। उसके बड़े पैमाने पर क्लिनिकल ट्रायल हुए जिन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने फंड किया था। इन ट्रायल्स को करने वाले जो रिसर्चर्स थे उन्हें जमीनी स्तर पर कई अनोखी नैतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे अलग अलग सेटिंग्स में, क्लिनिक में, कम्युनिटी सेंटर्स में मरीजों की भर्ती कैसे निष्पक्ष तरीके से की जाए, फेयर रिक्रूटमेंट, इस नई एआई टेक्नोलॉजी को मौजूदा क्लिनिकल वर्कफ्लो में कैसे फिट किया जाए, इंटीग्रेशन, और ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि जिन मरीजों में बीमारी का पता चलता है उन सभी को आगे की देखभाल, फॉलोअप केयर समान रूप से मिले, इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। यह दिखाता है कि लैब में सफल होने वाली टेक्नोलॉजी को असल दुनिया में लागू करना अपने आप में एक बड़ी एथिकल और लॉजिस्टिकल चुनौती है। तो इन सारी बातों को देखते हुए, चुनौतियों, रेगुलेटरी कोशिशों और इन उदाहरणों को हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? आगे बढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए? रिकमेंडेशंस क्या हैं? देखिए, सार यही है कि एआई में हेल्थ केयर को बदलने की अपार क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस क्षमता का लाभ उठाने के लिए हमें इसके नैतिक जोखिमों को बहुत गंभीरता से लेना होगा और सक्रिय रूप से प्रोएक्टिवली उन्हें एड्रेस करना होगा। अगर हम कुछ मुख्य सिफारिशों पर ध्यान दें तो एक संतुलित रास्ता निकाला जा सकता है। पहला, नियमों में वैश्विक तालमेल, हार्मोनाइज्ड रेगुलेशंस। अलग अलग देशों के नियम बहुत अलग अलग ना हो, बल्कि वैश्विक स्तर पर ऐसे मानक बने जो रिस्क बेस्ड हों और जिनमें एकरूपता हो। इससे कंपनियों के लिए भी आसानी होगी और मरीजों की सुरक्षा भी बेहतर होगी। दूसरा, नैतिकता को डिजाइन का हिस्सा बनाएं, एम्बेड एथिकल डिजाइन। एआई सिस्टम बनाते समय ही फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और प्राइवेसी जैसे नैतिक सिद्धांतों को डिजाइन का अभिन्न अंग बनाना होगा, बाद में जोड़ने की बजाय। एथिक्स बाय डिजाइन का कॉन्सेप्ट। तीसरा, बहुविषयक निगरानी, मल्टीडिसिप्लिनरी ओवरसाइट। अस्पतालों और संस्थानों में ऐसी एआई एथिक्स कमिटियां हों जिनमें डॉक्टर्स, एथिसिस्ट, पेशेंट एडवोकेट्स, टेक्नोलॉजिस्ट और लीगल एक्सपर्ट्स शामिल हों। ये कमिटियां एआई के इस्तेमाल की शुरुआत से लेकर अंत तक निगरानी करें। चौथा, एल्गोरिथम विजिलेंस को अनिवार्य करें, मैंडेट एल्गोरिथम विजिलेंस। जैसा हमने बात की, एआई सिस्टम के लाइव होने के बाद भी उनकी लगातार मॉनिटरिंग, ऑडिटिंग और परफॉर्मेंस की जानकारी को पब्लिक करना जरूरी है ताकि सेफ्टी और ट्रस्ट बना रहे। पांचवां, मरीजों की भागीदारी बढ़ाएं, एनहांस पेशेंट एंगेजमेंट। मरीजों को एआई के बारे में एजुकेट करना, उनसे स्पष्ट और समझने योग्य भाषा में कंसेंट लेना और उन्हें अपनी केयर से जुड़े फैसलों में पार्टनर बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और छठा, डेटा में समानता लाएं, प्रमोट इक्विटी इन डेटा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई को ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा विविध हो, डाइवर्स हो और समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए कम संसाधनों वाले क्षेत्रों के साथ सहयोग करना और वहां से डेटा इकट्ठा करने में इन्वेस्ट करना जरूरी है ताकि एआई का लाभ सब तक पहुंचे, न कि सिर्फ कुछ लोगों तक। तो आज हमने समझा कि एआई एक बहुत शक्तिशाली औजार है, हेल्थ केयर में क्रांति ला सकता है, डायग्नोसिस से लेकर ड्रग डेवलपमेंट तक हर क्षेत्र में। लेकिन ये भी साफ है कि इसके साथ गंभीर नैतिक चुनौतियां जुड़ी हैं। बायस, ट्रांसपेरेंसी की कमी, अकाउंटेबिलिटी के अनसुलझे सवाल और प्राइवेसी के रिस्क। दुनिया भर में नियम बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जैसे ईयू का एआई एक्ट या डब्ल्यूएचओ के दिशा निर्देश। पर हाँ, अभी मंजिल काफी दूर लगती है। बिल्कुल,
निचोड़ यही है कि एआई की क्षमता को जिम्मेदारी से अनलॉक करने की कुंजी है मजबूत नैतिक नींव, प्रभावी रेगुलेशन और लगातार निगरानी या विजिलेंस। अगर हम वैश्विक स्तर पर नियमों में सामंजस्य ला सकें, नैतिकता को टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का हिस्सा बना लें और अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को साथ लेकर चलें, तो हम एआई का फायदा उठाते हुए भी मानवाधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्वास्थ्य लाभ सभी तक बराबरी से पहुंचें। ये संतुलन साधना ही यही भविष्य का रास्ता है। वाकई ये संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। आज के इस बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी आए कि हम अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य देखभाल में, पर्सनल हेल्थ केयर में ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि एआई का उपयोग नैतिक और पारदर्शी तरीके से हो रहा है। क्या हमें अपने डॉक्टरों से इस बारे में ज़्यादा खुलकर पूछना चाहिए, जानकारी मांगनी चाहिए? इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।